हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर। और बता देना चाहता हूं कि लगातार जो सीरीज चल रहा है विश्व के भूगोल का, उसी को आगे हम रेगुलर बढ़ाएंगे और विथ कंसेप्ट और प्लस फैक्ट दोनों को साथ में लेकर इस पर काम हम लोग करेंगे। आपका सहयोग रहेगा और मेहनत रहेगा, परिश्रम मेरा तो हो ही रहा है। दोनों आदमी मिलकर व्यवस्था करेंगे, शानदार तैयारी हो जाएगा और इस बार जो भी परीक्षा पड़ेगा उसे सीधे फोड़ देंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, कल के आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब कल जहाँ तक पढ़े थे वहाँ जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे। हेडिंग में है सौर मंडल। क्या है हेडिंग में? सौर मंडल है। सौर मंडल हेडिंग में है। तो सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि सौर मंडल कहते किसको हैं। तो एक सिंपल सी भाषा में परिभाषा होती है कि सौर मंडल सूर्य और उसके आसपास के जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्काश में उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये जितने भी होते हैं असंख्य पिंड, उस सभी को सौर मंडल का पार्ट या सौर मंडल कहा जाता है। अब देखो, सोलर सिस्टम या सौर मंडल सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। अब देखो, ये सौर मंडल का डिफिनीशन हो गया। अब देखो, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने किया था? सौर मंडल प्रणाली की खोज करने का श्रेय जाता है कोपरनिकस महोदय को। कोपरनिकस को जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ये किसका कथन है? कोपरनिकस के। किसका? कोपरनिकस का। कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और इसके चारों तरफ खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं। वही कोपरनिकस का कथन था। अब देखो आगे, सौर मंडल के जनक तारों के रूप में सूर्य है। बताया जाता है कि सूर्य एक तारा भी है। सूर्य एक तारा भी है। सौर मंडल का सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग पर लगाते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर ये इलिप्टिकल पाथ, परवलयाकार पथ क्या होता है? परवलयाकार का पथ का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर बार बार घूमना। एक ही स्थान पर बार बार घूमना को परवलयाकार पथ कहा जाता है। और उसी स्थान पर सौर मंडल का सभी पिंड सूर्य का चक्कर एक ही स्थान पर परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है सौर मंडल में सूर्य। सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग तो सबसे पहले जानेंगे सूर्य क्या है। तो जानकारी आपको होगा कि सूर्य एक तारा है और हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। संलयित होकर यह ऊर्जा प्राप्त कराता है और इसी से पूरे विश्व का प्रकाश या पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, जिसके वजह से सूर्य को जाना जाता है। अब देखो, सन, सूर्य, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। अब देखो एक बात जान लो, सबसे निकटतम तारा है सूर्य। अब हमारा निकटतम तारा है का मतलब क्या? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। अब देखो एक बात जान, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? लगभग होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। बाप रे बाप, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। जब 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से, तब कहते हैं यह हमारी सबसे नज़दीक की तारा है, यह हमारे सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है, जाहिर सी बात है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। सबसे मेजर पॉइंट सौर मंडल का जो होता है वह सूर्य ही है। अब देखो, सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। अब देखो, कहीं कहीं सूर्य की आयु लगभग देता है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, बातें कहो, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष है। और बताया जाता है कि इसमें से कुछ समय बीत चुका है, कुछ समय बाकी है।
अब आप बताना कमेंट करके 1 बिलियन बराबर कितना मिलियन होता है। 1 बिलियन बराबर कितना मिलियन होता है, तब कॉन्सेप्ट यह क्लियर होगा। कुछ मान्य मत के अनुसार 15 अरब वर्ष, जिसमें 5 अरब वर्ष जी चुका है, बाकी 10 अरब वर्ष है ना जी, अभी बहुत है, कई गो पीढ़ी खत्म हो जाएगा। अब आओ, यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है हमारी मंदाकिनी से। अब देखो, सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह हमारी आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो अब सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितना लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष। अब देखो, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह पूरे परिक्रमा करता है आकाशगंगा के चारों ओर, तब पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है सूर्य को, जिसे ब्रह्मांडकीय वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ये फैक्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, इसको नोट किया करें आप, और खासकर वैसे व्यक्ति नोट किया करें जो TRE 4 के तैयारी करते हैं, जिनका तैयारी BPSC 71वीं का है, जिनका तैयारी SSC, MTS, CHSL, CGL और रेलवे, और वर्तमान में जो परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस, वैसे व्यक्ति एक बेहतरीन कॉपी बनाएं, उन्हें नोट्स बनाएं और नोट करके अपनी भाषा में इसे लिखें। क्लियर? इसके बाहर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार क्लियरिटी के साथ सारा सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे। GS कंप्लीट पढ़ा देंगे हम, मैथ, रीजनिंग और आपका अंग्रेजी का विशेष व्यवस्था हम करा देते हैं। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहना, यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपका मेरे ऊपर आभार रहेगा। ठीक है, आओ अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, अभी बताए थे हम। इनका व्यास लगभग 13,92,000, मतलब 13,92,000 इनका व्यास है, केवल सूर्य का व्यास है, डायमीटर है। और इसका त्रिज्या यदि कीजिएगा तो आधा हो जाएगा। व्यास आधा होता है, व्यास आधा होता है, तो आधा जो होगा त्रिज्या हो जाएगा। अब देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। अब प्रकाश की गति क्या होती है, यह 3 लाख प्रति सेकंड होता है। 3 लाख प्रति सेकंड होता है, या 3.08 गुणे 10 के पावर कितना बताओ, पहले बताओ, यहाँ बताओ तब आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ देता हूँ वैसे ही। आगे देखो, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब देखो, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बताया जाता है कि सूर्य घूमता है, हालांकि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं सब समझ जाइए कि स्थिर नहीं है, सब के सब गति में है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो कि स्थिर अवस्था में है। जब पूरा पृथ्वी गति में है, पूरा ब्रह्मांड गति में है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो किसी एंगल से कोई वस्तु स्थिर नहीं हो सकती है। इसलिए बताया जाता है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। क्लियर? ये बताया आप 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है आपका? सूर्य प्रकाश के 1 सेकंड का चाल होता है। प्रकाश के 1 सेकंड का चाल होता है। बताओ, इतना स्पीड से जब आ रहा है प्रकाश, इतना स्पीड से जब प्रकाश आ रहा है,
तो अब आपको लग जा रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये 3 लाख प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा है तब। और एक और प्रश्न जान जाओ, पूरे प्रकाश का 2 अरबवां भाग, पूरे प्रकाश का 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। अब बताओ, पूरे प्रकाश का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है, तब ये लीला होती है पृथ्वी की कि गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर इसमें से जहाँ जी अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा पहुंचता, स्थितियाँ किस प्रकार यहाँ होती, इसका अनुमान आप लगा सकते हो यदि ज्योग्राफी पर चिंतन मंथन करते हो तब। क्लियर? आओ अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला तथ्य क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो यह है आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक संरचना बोले तो सूर्य के आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यह एक है कोर, रेडियोएक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, विकिरण मंडल, और एक है आपका कोर। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कोर क्या है। कोर जब देख लेंगे तो रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल या कन्वेक्टिव जोन संवहन मंडल, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, कोर। देखिए, यह सूर्य के मध्य भाग है, सूर्य के यह मध्य भाग वाला भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक और प्रश्न पूछता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, केंद्र का तापमान कितना होता है? तो उसका भी वही तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो, 3 प्रकार का तापमान होता है, एक बाहरी धब्बों का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान और सूर्य के केंद्र का तापमान। एक एक करके सबको देखते हैं हम। अब देखो, इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना होता है, यह प्लाज्मा अवस्था है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि संलयन की अभिक्रिया सूर्य में कहाँ होती है? तो कोर में होती है। जो आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उसमें कोर में होती है। नेक्स्ट है आपका रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। अब देखो, कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में निकलती है, जिसे हम लोग रेडिएटिव जोन में दिखाई देते हैं या देखते हैं। इसमें एक्सरे, वाई रे, अल्फा किरण तथा फोटोन पाए जाते हैं। ये भी पूछता है आपसे कि जो विकिरण मंडल होता है उसमें कौन कौन सी किरणें निकलती है, तो थोड़ा सा डीप जाके पढ़िएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा। ऊपरे सतही ज्ञान लेना बंद करो और एक बार डीप जाकर पढ़ो, और एक ही बार पढ़ो, उसके बाद फिर कहीं मत पढ़ो, और रेगुलर प्रयास करो, सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन अपना आधार बनाओ। अब फिर देखो कितना मज़ा आता है कामयाब होने में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, लिखित प्रमाण है, नहीं जाएगा इससे बाहर। जो स्यूडो तैयारी करना चाहते हैं जल्दीबाजी में, वह जल्दीबाजी में तैयारी न करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और लगें, एकदम ताकत के साथ लगें और इतनी शानदार जीत करें कि दुनिया उनकी तमाशा देखे। क्लियर? आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्सरे माने एक्सरे, गामा किरण, वाई किरण तथा फोटोन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे की ओर, इन्हीं से बीच ऊर्जा का आगे की ओर प्रसारण होता है, प्रसार होता है। नेक्स्ट,
अब देखते हैं प्रसार होता है या संवहन होता है, ठीक है वही था, संवहन होता है। अब देखो इसके बाद जो पॉइंट है ये सब बेहतरीन पॉइंट है। सौर ज्वाला ये सब आंतरिक पार्ट है किसका, सूर्य का। अब देखो जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो सूर्य के 3 परतों पार करके H2 को सेल चिरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम है, उसे ऊर्जा वापस खींच लेती है। उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है, वह सौर मंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। जहां तापमान कम है तहां दिक्कत है, जहां तापमान ज़्यादा है वह दूसरे किसी को तापमान दे सकता है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल में इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इसका कारण इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है, ये सब कहा जा रहा है सौर ज्वाला के ऊपर में, सौर ज्वाला के बारे में। जैसे सौर ज्वाला के लिए एक और तथ्य समझ जाओ। मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से सौर ज्वाला निकला। अब देखो सौर ज्वाला में विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है जैसे ही यह वायुमंडल में एंट्री करेगा या पृथ्वी का सतह होगा तो वायुमंडल में सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल। इसी लेयर में जब आता है तो सौर ज्वाला 5 परतों में निर्मित हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, धूलकण है, जलवाष्प है और बहुत सारी छोटे छोटे कण हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वालसूर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा कहते हैं। इसी ऑरोरा को उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझना, ये सौर ज्वाला के उत्पन्न से ही जो घटनाएं होती है उसी के द्वारा ये 3 घटनाएं होती हैं। पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है, फोन में एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वालसूर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अब आओ नेक्स्ट, अब देखो सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक या सौर धब्बा, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी। जाहिर सी बात है, जिसका तापमान कम होगा उसका ऊर्जा भी कम होगा, जिससे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सौर ज्वाला का मतलब क्या हुआ, सौर ज्वाला का मतलब क्या हुआ, सौर ज्वाला का मतलब हुआ सूर्य का सतह, और इसका तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके केंद्र का तापमान देख लिए हम लोग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब देखो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यह एक धब्बा के समान दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। देखो ये फैकुला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र जो होता है उसे पुनुम्ब्रा कहते हैं। ये सब फैक्ट है, फैकुला, सौर कलंक
आपको अंबरा और पुनुम्बरा, ठीक है। अब देखो सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगता है। अतः एक सन स्पॉट सेल 11 वर्ष का होता है। माने सौर कलंक चक्र जो होता है यह 11 वर्ष का होता है, 5.5 वर्ष जाने में और 5.5 वर्ष आने में। अब देखो 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 वर्ष में होता है 100 सोलर स्पॉट या 100 सोलर इवेंट होते हैं। अब देखो मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप क्या होता है? जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक आर्क कहा जाता है। अब देखो यहाँ ये सन है, ये सूर्य का आंतरिक भाग है। अभी हम बताए हैं कन्वेक्शन, उसके बाद रेडिएटिव, गामा किरणें, एक्स किरणें, फोटॉन, ये परलय, सौर ज्वाला 7000 डिग्री सेल्सियस, सोलर स्पॉट 4000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से अर्थ ये उत्तरी ध्रुव पर कहलाएगा, ये जो होता है ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर कहलाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, अब देखो सूर्य की बाहरी परत। अब प्रश्न आ गया। अब ये जो देख रहे थे हम लोग, ये सूर्य का आंतरिक परत था, इनर प्लेट ऑफ सन था। अब आउटर प्लेट ऑफ सन है, या एक जो प्लेट ऑफ सन है। अब देखो सूर्य के बाहरी परत, सूर्य के बाहरी परत उसकी 3 परतें होती है। प्रकाश मंडल, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। छोटे छोटे प्रकाश के बंडलों को, छोटे छोटे प्रकाश के कोणों को, मतलब छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश के कणों के बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। अब देखो दूसरा भाग है क्या? वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग कितना होता है? 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह को रिपक्यूल, क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह को रिपक्यूल कहा जाता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किसे? वायुमंडल को। अब क्रीट या मुकुट या कोरोना, यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसका जो तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? इसका जो तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। आओ अब सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा मात्र 1% ही निहित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,92,000 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना बड़ा है। इस सब नोट करते जाओ। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। सूर्य से प्रति सेकेंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकल रही है। कितना? 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है, हमेशा प्रति सेकंड निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, ऐसा बताया जाता है। सूर्य का विषुवतरेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी अभी बताए थे हम 14.96 करोड़ किलोमीटर है, हालांकि 15 करोड़ किलोमीटर है। अब देखो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब देखो ये कंजेक्टिव, रेडिएक्टिव और कोर, ये जैसे जैसे कोर से बाहर निकले हैं। देखो कोरोना 21 लाख डिग्री सेल्सियस, क्रोमोस्फीयर 32,400 डिग्री सेल्सियस और फोटोस्फीयर 6,000 डिग्री सेल्सियस। सब तथ्यात्मक है, सबको बता दिया गया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आओ ग्रह के बारे में अब अध्ययन करते हैं। ग्रह क्या है भाई? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा हो न ही अपना प्रकाश हो, ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा अर्थात सूर्य पर आधारित हो, ग्रह कहलाता है। क्लियर? यह तारों पर आश्रित होता है, उसी का चक्कर लगाता है। सूर्य एक प्रकार का तारा, उसी का चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं। क्यों 8 ग्रह हैं भाई? तो 2006 में पराग सम्मेलन हुआ था। पराग सम्मेलन हुआ था, इसमें प्लूटो को निकाल दिया गया। अब प्लूटो को निकाल कर ग्रहों की संख्या एक कम कर दिया गया। अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब ग्रहों के 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक पृथ्वी या टेरेस्ट्रियल ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी के समांतर रखते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है तथा ये ठोस अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं। इन ग्रहों की संख्या 4 है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब देखो इनके उपग्रह कम होते हैं। कहने का मतलब है कि बुध के उपग्रह कब है? बुध के उपग्रह तो बाबू एक नहीं है। शुक्र के उपग्रह कब है? एक भी नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह है। एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी के एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। मंगल के कब उपग्रह है? मंगल के 2 है। कौन कौन है? एगो डीमोस है और दूसरा फेबोस है। एगो डीमोस, दूसरा फेबोस है। अब देखो, ये देख लिए हम लोग आंतरिक ग्रह। अब देखो जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति से समानता रखते हैं। इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे बृहस्पति, इनके उपग्रह की संख्या कितनी है? सर्वाधिक है। शनि सबसे अधिक है, अरुण है और वरुण है। ये आपका रहा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आओ देखते हैं। यह है प्लूटो के बारे में, थोड़ा सा यम के बारे में यह जानकारी प्राप्त कर ले हम लोग कि क्यों इन्हें हटा दिया गया, इनमें क्या गलती थी कि बेचारे ग्रहों की श्रेणी से हटकर अब समझ जाइए कि प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आ गए हैं। बौने ग्रह की श्रेणी में आ गए हैं। अब देखो, यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और निकाल कर इन्हें बौने ग्रह में डाल दिया गया। अब देखिए, अभी प्लूटो का नाम 134,340 है, ऐसे याद करना। प्लूटो के बौने ग्रह के रूप में 134,340 है। 134,340 क्या है? तो प्लूटो का बौने ग्रह के रूप में नाम है। अब देखो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे। पहला कारण क्या था? इसका आकार अत्यधिक छोटा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को हमेशा काटती थी। इसी के कारण इसे निकाल दिया गया। अब देखो नेक्स्ट आओ, उपग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है। निकटतम जो नज़दीक होगा उसी का चक्कर ये लगाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। जैसे प्राकृतिक उपग्रह एक चंद्रमा है, जो पृथ्वी ग्रह का एक मात्र उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह के बारे में, यह मानव निर्मित होते हैं, संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब ये प्रश्न गड़बड़ है। सबसे अधिक उपग्रह किसका है? शनि का है। शनि का कितना है रे बाबू? 145 है। उसके बाद से बृहस्पति का है। बृहस्पति का कितना है? 92 है। कितना है? 92 है। याद रखना इसको। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखो यहाँ सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम।
इसे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी याद रखना, नहीं तो घबराता है ये। जैसे अंग्रेजी में अगर लिखना है तो मान लीजिए सूर्य है, बुध को क्या लिखते हैं? मरकरी। मरकरी, उसके बाद कौन है? मरकरी के बाद वेनस। वेनस के बाद कौन है? अर्थ। अर्थ के बाद कौन है? मार्स। मार्स के बाद कौन है? जुपिटर। जुपिटर के बाद कौन है? सेचुरन। सेचुरन के बाद कौन है? यूरेनस। लास्ट में नेपच्यून। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। अरुण, यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें देखना ये है, ये तो हो गया सूर्य के दूरी के अनुसार। तो इसमें सबसे छोटा ग्रह के बात आएगा तो बुध होगा, और सबसे बड़ा ग्रह सबसे सूर्य के नज़दीक के ग्रह की बात होगा तो बुध होगा, सबसे सूर्य के दूर की बात के होगा तो वरुण होगा। क्लियर। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म की बात किया जाए तो शुक्र होगा। जब एक एक करके सब चलेगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, सबको एक एक करके जब दिखाया जाएगा तो आपको क्लियर कर देंगे कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है। अब देखो, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सब याद कर जाना, एकदम छोड़ना कुछ भी नहीं। आकार का सबसे बड़ा आकार का बृहस्पति, उसके बाद शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध। अब देखो, आकार के अनुसार पृथ्वी का नंबर पूछता है कि आकार के अनुसार पृथ्वी का नंबर कितना है। याद अगर रहेगा तो बना देना, पांचवा रहता है। और दूरी के अनुसार पूछेगा तो बुध शुक्र पृथ्वी दूरी के अनुसार पूछेगा। किसके दूरी के अनुसार? सूर्य के दूरी के अनुसार। तो दूरी के अनुसार तीसरा है, दूरी के अनुसार तीसरा है पृथ्वी का, और आकार के अनुसार पांचवा है। अब देखो, नंगी आंखों द्वारा हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कौन कौन भाई? बुध शुक्र मंगल बृहस्पति एवं शनि। ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद करो। बुध के बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र शनि, उसके बाद मंगल, या ऐसे भी याद करो, मंगल बुध मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। दिन जैसे याद होता है वैसा ही याद हो जाएगा। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। इन 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब देखो, उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन है? जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो शुक्र तथा अरुण, 2 जो ग्रह है शुक्र तथा अरुण, ये उल्टा घूमते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। शनि के बारे में बताया जाता है कि यह माने जल में उबलने लगेंगे ये। नेक्स्ट आओ, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड है, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डीमोस है। अब देखो, सबसे तेज गति घूर्णन दिन की अवधि बृहस्पति पर होती है। ये 9.5 घंटे में एक चक्कर घूम जाता है। कितना? 9.5 घंटे में एक चक्कर घूम जाता है। अब देखो, सबसे धीमा घूर्णन शुक्र का है। ये 249 दिन लेता है एक घूर्णन करने में। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि बुध की होती है, ये 88 दिन में घूम जाते हैं। और सबसे धीमा शुक्र को होती है वही 249 दिन। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह अरुण एवं वरुण है। जो ज़्यादा दूरी है सूर्य से वही सबसे ठंडा है।
अब देखो गोल्डी लॉक जोन, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल ग्रह पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट। और देखते हैं, ये ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट करते जाओ और इसे नोट करते जाओ और धीरे धीरे इसका रिवीजन करते जाओ। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि बुध की होती है, अभी बताएं 88 दिन में। सब धीमा शुक्र की होती है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। गोल्डी लॉक जोन के बारे में भी बताए हैं कि कपास के पौधा को भेजा गया अंतरिक्ष में जीवन के पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये रहा है आपका ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अभी कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी सब ग्रह को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबका मेन फैक्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।